सो आई वेलकम यू ऑल द स्टूडेंट्स इन दिस वीडियो लेक्चर जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के यूनिफिकेशन का कंप्लीट प्रोसेस। इसमें हम बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ जर्मनी एंड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ जर्मनी से लेकर जर्मनी के फॉर्मेशन तक की पूरी स्टोरी डिस्कस करेंगे। सो बिफोर अंडरस्टैंडिंग द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंडीशन ऑफ यूरोप। पहले हम यूरोप की कंडीशन को समझ लेते हैं कि यूरोप का जो ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर है वो कैसा है। सो यूरोप को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं इस मैप में। सो इफ़ यू टॉक अबाउट द वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप, यूरोप का जो वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पर किंगडम्स हैं, किंगडम ऑफ स्पेन, पुर्तगाल, इसके अलावा फ्रांस है जो नेशनलिज्म का रूट कॉज है इन यूरोप, साथ में ब्रिटेन, और अगर आप मिडिल पोर्शन को देखोगे तो यहाँ पर प्रशिया, इसके अलावा कुछ बहुत सारे छोटे छोटे जर्मन स्टेट्स हैं। जर्मनी नाम का कोई कंट्री यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता है। इसके साथ ही जो आपका किंगडम ऑफ टू सिलिस, कोस्टा रिका, सार्डिना, और ये जितना भी रीजन है यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ इटली होगा। तो अभी यहाँ पर जो इटली है वो अलग अलग डिफरेंट स्टेट्स में, पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो इटली जैसा भी कोई कंट्री नहीं। एंड इफ यू टॉक अबाउट द ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप, तो यहाँ पर 2 बड़े एम्पायर्स हैं, जिसमें से एक है ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर और दूसरा है हमारा ओटोमन एम्पायर। सो लेट अस अंडरस्टैंड कि यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी का पूरा प्रोसेस क्या है। तो इसको हम पहले एक समरी की फॉर्म में देखते हैं। द जर्मन यूनिफिकेशन, पॉइंट नंबर 1 हम डिस्कस करने वाले हैं कि यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के लिए सबसे पहले जो लिबरल्स हैं वो एक कोशिश करते हैं, वो एक अटेम्प्ट करते हैं इन 1848, बट बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग पावर ऑफ मोनार्की एंड मिलिट्री उनका ये जो अटेम्प्ट है ये फेल हो जाता है। इसके बाद 1848 के बाद द प्राइम मिनिस्टर ऑफ प्रशिया, ओटोवन बिस्मार्क, जो कि चीफ मिनिस्टर थे ओटोवन बिस्मार्क प्रशिया के, वो आर्किटेक्ट बनते हैं, वो जर्मनी को फॉर्म करने में एक मेन रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट, ओटोवन बिस्मार्क की लीडरशिप में जो प्रशिया है वो फ्रांस और दूसरे कंट्रीज के साथ 7 ईयर्स वॉर में इन्वॉल्व होता है, जिसके बाद प्रशिया की जीत होती है और प्रशिया एक जर्मन एम्पायर को प्रोक्लेम करने में, बनाने में कामयाब हो जाते हैं, जिसको वो फॉर्म करते हैं हॉल ऑफ मिरर्स वर्साइल में, और ये डिफीट का सिंबल होता है फ्रांस की और दूसरे कंट्रीज की। इससे हमें समझ आता है कि इसके बाद एक यूनिफाइड जर्मन स्टेट फॉर्म होता है जिसकी लीडरशिप प्रशिया के हाथों में होती है, जहाँ पर एक नया करेंसी सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम और एक नया लीगल सिस्टम बनाया जाता है। सो दीज वर द इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो कि यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी का पार्ट है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड ऑल दीज टॉपिक्स इन डिटेल। तो अब हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे सभी टॉपिक्स को। तो पहला जो पार्ट है वो है द रोल ऑफ और द एफर्ट्स ऑफ मिडिल क्लास। तो जर्मनी में जो लिबरल्स हैं, यानी जो मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स हैं, बिजनेसमैन और प्रॉस्परस आर्टिजन्स, ये सब मिलकर जर्मन रीजन में कुछ पॉलिटिकल एसोसिएशंस फॉर्म करते हैं, और ये सब मिलकर फ्रैंकफर्ट सिटी में डिसाइड करते हैं कि हम एक ऑल जर्मन नेशनल असेंबली फॉर्म करेंगे, जिसके लिए वोटिंग होती है। और 18 मई 1848 में 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ये साथ मिलकर फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, जो कि सेंट पॉल चर्च के नाम से फेमस था, वहाँ जाते हैं, जिसका फोटो आप यहाँ देख पा रहे हैं, और एक और पार्लियामेंट्री मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं। इसमें पहले उन्हें वुमेन का भी सपोर्ट था, इस लिबरल रेवोल्यूशन में वुमेन ने भी सपोर्ट किया, बट उनको इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया। और मिडिल क्लास जो कि रिच पीपल थे, उन्होंने आर्टिजन्स और जो कॉमन पीजेंट्स हैं उनका भी सपोर्ट नहीं लिया। अब इसके बाद क्या होता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करते हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के अकॉर्डिंग जर्मन नेशन फॉर्म करने की डिमांड करता है, यानी ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें एक जर्मन नेशन बनेगा, जिसके हेड होंगे एक मोनार्क यानी राजा, बट वो पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग अपना वर्क करेंगे। अब क्योंकि जर्मनी नाम का कोई देश तो एग्जिस्ट करता नहीं है, तो ये जो आपके नेशनल असेंबली के जितने भी लीडर्स होते हैं, ये सब मिलकर जो मिडिल क्लास है, इनके डेप्यूटीज यानी इनके रिप्रेजेंटेटिव्स उस वक्त के किंग, प्रशिया के किंग फ्रेडरिक विलियम 4 के पास जाते हैं और उसको ये प्रपोजल देते हैं कि हम एक जर्मन नेशन फॉर्म करेंगे जो कि पार्लियामेंट्री मोनार्की के अकॉर्डिंग वर्क करेगा। इसके बाद जो राजा होते हैं वो इनकी डिमांड को एक्सेप्ट करने से मना कर देते हैं, वो कंप्लीटली इसको रिजेक्ट कर देते हैं, और रिजेक्ट करने के बाद जी स्टूडेंट्स, अभी तक हम समझ चुके हैं कि रशिया के जो किंग थे उन्होंने लिबरल्स के उस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था, जिसमें वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की स्टैब्लिश करने की डिमांड कर रहे थे। इसके बाद जो मोनार्क्स हैं यूरोप में, वो इतना तो समझ जाते हैं कि लिबरल्स के इस रेवोल्यूशन को परमानेंटली डिमोलिश नहीं किया जा सकता। तो यूरोप के जो किंग्स हैं, स्पेशली ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर और रशिया, वो लिबरल्स और दूसरे जो उनके सिटीजन्स हैं उनको कुछ हद तक फ्रीडम दे देते हैं, और इसके अलावा वो सेफ्रीडम और बॉन्डेड लेबर यानी बंधुआ मजदूरी जैसे जो भी सिस्टम्स थे उनको एबॉलिश कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो नेशनलिस्ट फीलिंग्स हैं, राष्ट्रवादी जो भावनाएं हैं, वो बहुत ज़्यादा पैमाने पर जर्मन के मिडिल क्लास में स्प्रेड हो चुकी थी। उन्होंने ट्राई तो किया 1848 में अलग अलग रीजन्स को यूनाइट करने का जर्मन कन्फेडरेशन में, बट उनका जो ये सिस्टम था जिसमें वो पार्लियामेंट्री मोनार्की बनाना चाहते थे, वो डिमोलिश कर दिया गया। क्लियर। हालांकि इनको सपोर्ट मिलता है फ्रॉम द लैंड ओनर्स, जो बड़े लैंड ओनर्स होते हैं प्रशिया के, जिनको जंकर्स कहा जाता है, बट इस मूवमेंट की जो कमांड है इसके बाद वो प्रशिया अपने हाथों में ले लेता है, यानी प्रशिया जो
कंट्री है, जो कि हमारा एक किंगडम है, वो इस नेशनल यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी की जो कमान है, लीडरशिप है, वो अपने हाथों में ले लेते हैं और जो हमारे लिबरल्स हैं उनको दबा दिया जाता है थ्रू द फोर्स ऑफ मिलिट्री। अब इसके बाद हमें जो नेक्स्ट टॉपिक देखने को मिलता है वो है द इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ बिस्मार्क। बिस्मार्क जो कि चीफ मिनिस्टर थे रशिया के, वो इंपॉर्टेंट आर्किटेक्ट के रूप में सामने आते हैं जो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में मेन रोल प्ले करते हैं। तो बिस्मार्क का जो स्ट्रैटेजिक विजन है, जो उनका एक स्ट्रैटेजी है, पॉलिटिकल स्किल्स हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ऑटो वन बिस्मार्क जो कि चीफ मिनिस्टर हैं रशिया के, वो आर्किटेक्ट हैं जिन्होंने फॉर्म किया जर्मनी को। किसकी हेल्प से? रशियन आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी। बिस्मार्क की पॉलिटिकल स्किल्स और उनकी समझबूझ को इस बात से हम देख सकते हैं कि उनकी लीडरशिप में जर्मन स्टेट्स मिलकर एक जर्मन नेशन की फॉर्म में सामने आते हैं, जिसमें वो वॉर्स में इन्वॉल्व होते हैं। यानी रशिया वॉर्स में इन्वॉल्व होता है, 7 years वॉर्स विद ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस। और इस वॉर के एंड होने के बाद रशिया जीतता है, रशिया को विक्ट्री मिलती है और वो प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन को करने में कामयाब हो जाते हैं, यानी एक जर्मन नेशन बनाने में कामयाब हो जाते हैं। नाउ अब जब ये जर्मन नेशन फॉर्म होता है, यानी प्रोक्लेमेशन ऑफ जर्मन एम्पायर होता है, तो इसको एक स्पेशल ओकेजन के तौर पर सेलिब्रेट तक किया जाता है। और ये जो सेलिब्रेशन है, ये जो ऑनरशिप है जो कि रशिया के राजा को मिलती है, रशिया के जो राजा हैं उनको किंग ऑफ जर्मन नेशन बनाया जाता है। ये पूरा प्रोसेस होता है हॉल ऑफ मिरर्स में, जो एक ग्रैंड प्लेस है, यानी एक बहुत बड़ा एरिया है, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है फ्रांस में। अब क्योंकि रशिया की जो फोर्सेज हैं, रशिया के जो चीफ मिनिस्टर है, वो डिफीट करते हैं फ्रांस और दूसरे कंट्रीज़ को, तो वो एक सिंबल के तौर पर जो राज्याभिषेक है, यानी रशिया के किंग को जो राजा बनाया जाएगा, वो बनाते हैं एक सेरेमनी में, जिसके लिए चुना जाता है हॉल ऑफ मिरर्स को, जो कि फ्रांस में होता है। अब ये जो पूरा प्रोसेस है, इसके थ्रू एक मैसेज देना चाहते हैं कि रशिया कितना स्ट्रांग है, जो कि फ्रैंको पर्शियन वॉर के बाद रशिया ने जर्मन को एकजुट करके कंट्री बनाया। अब ये जो सेरेमनी होती है बिटरली कोल्ड मॉर्निंग में होती है 18 जनवरी 1871 में, जिसमें जर्मन स्टेट्स के जितने भी प्रिंस होते हैं और रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ आर्मी, वो सब मिलकर, और रशियन मिनिस्टर्स इन द हेडशिप और इन द गाइडेंस ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑटो वन बिस्मार्क, अनहीटेड हॉल्स ऑफ मिरर्स में उस वक्त के जो राजा हैं रशिया के, केजर विलियम वन, उनको जर्मन एम्पायर का राजा डिक्लेयर करते हैं। वी प्रोक्लेम द न्यू जर्मन एम्पायर हेडेड बाय केजर विलियम वन। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि मिलिट्री एक आर्किटेक्ट बनती है एक राष्ट्र के निर्माण का। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जर्मनी, जर्मन स्टेट के बनने के बाद रशिया का एक मॉडर्नाइजेशन स्ट्रक्चर हमें जर्मनी में देखने को मिलता है। जैसे वहाँ पर एक करेंसी इंट्रोड्यूस की जाती है, न्यू जर्मन स्टेट इंट्रोड्यूस अ यूनिफाइड करेंसी, और एक स्टैंडर्ड मोनेटाइजेशन सिस्टम अडॉप्ट किया जाता है। इसके अलावा जर्मनी में एक बैंकिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जाता है ताकि वहाँ की इकोनॉमिक ग्रोथ इंप्रूव होती जाए। उसके साथ एक लीगल सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जाता है, लीगल जुडिशियल सिस्टम, जो कि जर्मन एम्पायर में एक स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस डालता है, जिससे रशिया के जो भी मेजर्स हैं उनके बारे में हमें जानने को मिलता है और एक नया जर्मनी पूरे यूरोप के सामने उभर कर आता है। सो दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर, जिसमें हमने फॉर्मेशन ऑफ जर्मनी और यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के बारे में समझा।